कैसे? सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? टू फाइंड ऑर्डर एंड ऑर्डर माने क्या होता है? कोटि और एंड डिग्री। डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, अब समझ लो। देखो कैसे, जैसे मैंने मान लो एक d2y dx स्क्वायर प्लस x इंटू वाई की होल पावर 3/2 d5y dx 5 प्लस y। ये सबसे डिफिकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी मैंने। अगर ये तुम्हारा अवकल समीकरण दिया है तो पहले ध्यान से सुन लो, ऑर्डर और डिग्री बाद में निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करोगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए घात, मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। ये 3/2 क्या है? ये तो फ्रैक्शन है, रियल नंबर में आ जाएगा, है ना, रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। d5y dx 5 और ये पावर हो गई कितनी? अब सुनो, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सर्च करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है ना, इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5। मतलब ऐसी हाईएस्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। माने हिंदी में बोले, सबसे पहले अवकल समीकरण की घात क्या बना लो? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अपन ने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर का बटे 2 वाला इधर आ गया। फिर उसके बाद इसमें उच्च अवकल गुणांक कितना है? 5 कोटि का। तो ये कोटि अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी। इसी की घात कितनी है? 2। तो इसी की घात हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ होंगे हम लोग। एक आधे एग्जांपल और लेते हैं। चलो, d2y dx स्क्वायर प्लस साइन dy dx प्लस y इक्वल टू 0। चलिए बताओ, इसका ऑर्डर 2 है ना, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ट्रांसडेंटल फंक्शन, अब ध्यान से सुन लो, ट्रांसडेंटल फंक्शन किसको बोलते हैं? नॉन अलजेब्रिक। माने हिंदी में बताएं, अवकल समीकरण में अगर त्रिकोणमितीय फलन या अबीजगणितीय फलन में x की जगह dy dx दिया है तो इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होगी। आ गया समझ में? अब इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, इसका जब डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन ऑर्डर और डिग्री देखते हैं तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सर्च करते हैं। ये है, इसका ऑर्डर कितना है? 2। लेकिन डिग्री इसी की हो जाती, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दी उन्होंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल की जगह dy dx दे दिया, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये इस तरह की गलती मत करे आना कि डिग्री 1 लिखे आओ इसकी। हाँ, डिग्री 1 कब होती? जब अब बताओ इसकी ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर 2 और फिर इसी की पावर देखेंगे 1। ओके, डिग्री 1 वाले को कभी कभी लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, डिग्री जिसकी डिग्री 1 हो, ऑर्डर कुछ भी हो। सर अगर फर्स्ट फंक्शन नहीं हो, सेकंड नहीं हो, dy dx तो उसका ऑर्डर इतना हो। अब मान लो इतना हो सवाल, तो ऑर्डर बोलो, डिग्री तो भी लीनियर है। ओके, रैखिक समीकरण है। चलो, तो मैं अब इसको फिनिश कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ऑर्डर और डिग्री वाला गलत नहीं होना चाहिए, और आएगा किस में आएगा? 1। अब आते हैं अपन 4 नंबर वाले से। हाँ, टू प्रूव
वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। सुनो, बहुत सिंपल सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। कैसे? सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो, इक्वेशन बन दे, ठीक है। इसका अवकलन करो एक बार, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बाई डैश ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और 1 का 0। उन्हें कर दो आगे, बाई डबल डैश, हाँ बाई डबल डैश ई की पावर एक्स का फिर ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। 4 नंबर में आ जाए तो बगल में फॉर्मूले भी लिखते जाएगा, ठीक है। बाई डबल डैश ई की पावर एक्स की जगह में बाई डैश लिख सकता हूं क्या? तो यहाँ साइड से लिख देना बाई डैश ई की पावर एक्स के इक्वल है ना। तो ये प्रूव करना है, वो हो गया। ये है 4, बिल्कुल बिल्कुल 4 नंबर में। वो इतना बड़ा नहीं लेंगे कि उसका हैवी सॉल्यूशन, और दे भी सकते हैं लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी, कोई जरूरी नहीं कि वो 4 नंबर में ना दें, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नंबर 2, हाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। प्रूफ क्या करना है इसमें? जो कि हमने लिख दिया, बाई डैश माइनस 2x, ये प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है, केवल एक बार डिफरेंशिएट करना है ना। करिए डिफरेंशिएट, वाई डैश स्टेप बढ़ाना है तो डी अपॉन डी एक्स लगा दो, ऐसे लगा दो, एक्स स्क्वायर 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है। और सी डी अपॉन डी एक्स 1, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, सी का, तो वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आएगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तुम लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 तरह के ही सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मतलब व्यापक हल और विशिष्ट हल, ठीक है। व्यापक हल का मतलब होता है उत्तर में C1 C2 चलेंगे, और विशिष्ट हल में वो मान दे देते हैं x बराबर 0 y बराबर 0, तो C1 C2 के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है समीकरण dy dx इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 माइनस वाई। बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल ज्ञात करना है। कैसे शुरुआत करें? लिखो, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण का मतलब है dy के आगे y के फलन ले आओ, और dx के आगे x के फलन होने चाहिए, क्यों? ठीक है। अब लिख दो दोनों तरफ समाकलन करने पर, है ना। ऑन इंटीग्रेटिंग 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। हाँ आसमा बोलो, 2 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में 2y और y का x का 1 का और प्लस, बस ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, नहीं मिलाना है, ठीक है। और आज आदमी से आ जाओ है फुर्सत में। कल परीक्षा तो भाई कब है? 2-4 साल बाद है। चल एग्जाम पर, हाँ जो जीव से लेते देंगे तब हम हमारी मर्जी नहीं देंगे हम तब।
कह दो नहीं, क्योंकि हमारी मर्जी होगी तो पढ़ेंगे, हमारी मर्जी होगी तो नहीं पढ़ेंगे, हमारी मर्जी होगी तो पेपर देंगे, हमारी मर्जी होगी तो नहीं देंगे, नहीं लिखेंगे। कोई मास्टर आ जाए क्या कर लेगा, कुछ नहीं। चलो तो चलो उदाहरण 10 तो दादा चलो सुनो, ये वाला सेपरेटिंग का वेरिएबल सही है। केवल एक ही कमी तुम्हें परेशान करेगी, वो है समाकलन के सूत्र, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। पता अक्षरों का पृथक्करण लिखने का तरीका तो मैंने बता दिया, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या आ जाएगा 1/1 + y² dy और 1/, फिर दोनों तरफ समाकलन कर दिया जाएगा। अब इसका समाकलन बोलो, tan इनवर्स y, tan इनवर्स साइड से फॉर्मूला जरूर लिख के आना है। हाँ, tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, बस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x = c, बस इतना ही आंसर सभी से है। मेन तुम्हारा क्या होता है, ये दिया हो, ये दिया हो, 4 नंबर 3 नंबर मत गिनो, प्रभु की कृपा से जी कह देना कि फॉर्मूला सही लगाया, चरों का पृथक्करण, ठीक है, ये स्टेप मत गिनना। तुम्हारा अगर ये लिखा चरों का पृथक्करण सही कर दिया और फॉर्मूला सही लगा दिया और आंसर यहाँ पे छोड़ दिया तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और यहाँ गड़बड़ घोटाला कर दिया फिर 4 लिखो चाहे 10 स्टेप लिखो, कोई सेंस नहीं है। चलिए तो चरों के पृथक्करण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है पॉसिबिलिटी तो कम है 9.5 की, क्या है 10 उदाहरण के सवाल। चलो ठीक है, ऐसे पूछ लिया करो भाई, जिसका जो डाउट्स रह जाए तो पूछ लो। एक्सरसाइज 9.4 का 10वां सवाल। हाँ चलो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e⁻x tan y dx प्लस अब सुनो, तुम्हारी ये सबसे बड़ी समस्या डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या समस्या है। एग्जाम में कई बच्चे पहचान नहीं पाते कि ये तुम्हारी लीनियर है कि होमोजीनियस से करें कि सेपरेटिंग द वेरिएबल से करें। उस समस्या से बचने के लिए सबसे आसान काम है, सबसे पहले dy/dx अलग कर लो। dy/dx अलग करने का मतलब ऐसे e⁻x tan y dx, इस टर्म को उधर ले जाओ माइनस sec² dy, तो dy/dx कितना आ जाएगा बोलो। dy/dx जी इधर आएगा e⁻x tan y और माइनस में 1 माइनस e⁻x sec² y। कैंची गुणा करके दे दिया करो कि जी आ रही है क्या, देखो इसका गुणा इससे होगा तो dy के साथ आ जाएगा और जे वाली संख्या dx के साथ आ जाएगी। एक बार वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है, सही है। अब उसके बाद सबसे पहले एग्जाम में परीक्षा में कौन सा तरीका लगाओगे, चरों का पृथक्करण ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहले तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स माने क्या होता है, dy के आगे y के फंक्शन चुपचाप अलग अलग आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, क्यों ऐसे ही आ जाएंगे, sec² y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, tan y डिवाइड में आ जाएगा और माइनस e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx, जो dx के आगे चले गए। तो अगर x और y के फंक्शन बड़े इजी वे में सेपरेट हो रहे हो तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड ही लगाओ।
सबसे पहले, जब नहीं हो तब सोचना है कि कौन सा मेथड, दूसरा तरह का तो नहीं है सवाल, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग, तो इसका इंटीग्रेशन जब भी सेक स्क्वायर वाई दिया हो तो tan वाई को टी मानना है ना, tan को टी मानना है, ठीक है। डायरेक्ट कर दें, अलग अलग लिख देना, माना t बराबर tan वाई तथा u बराबर 1 माइनस e की पावर x है। तो इसका समाकलन डायरेक्ट लिख दूं, e की पावर log tan वाई आ जाएगा और जे आ जाएगा log 1 माइनस e की पावर x, माइनस खत्म हो जाएगा, और प्लस c की जगह log c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइड से लिख देना, हमने c को तो log c कर दिया। अब log का रूल क्या होता है, log tan y है ना, ये दोनों काय में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में, log 1 माइनस e की पावर x इंटू सी, ये c और ये log, ये वाला फंक्शन, प्लस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log से log हटा दो बस। इसके बाद एक भी स्टेप बढ़ाने की कोशिश मत करना, यही आंसर फिनिश करना है तुम्हें, ठीक है। हाँ, दिया गया अवकल समीकरण, पहले इंग्लिश में लिख दिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और हिंदी में लिख दिया दिया गया अवकल समीकरण, dy dx y tan x सच दैट, माने इस प्रकार है कि y का मान 1 कब है, जब x बराबर क्या हो, 0। सही चल रही है, चल। हाँ देखो, सवाल नंबर 14 ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हिंदी में विशिष्ट हल। कब, जब ये मान दिए रहते हैं, इन मानों से अपन क्या करते हैं, सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, परीक्षा में सवाल आ गया तो क्या देखोगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, है ना, चरों का पृथक्करण, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो 1 अपॉन वाई डी वाई tan x dx, तो ठीक है, समाकलन कर दो, प्लस सी। तुम्हें अगर दिक्कत आए लॉग लेना है या सी लेना है तो तुम तो सादा सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काट सकता, एक नंबर नहीं काट सकता, कोई सी ले चाहे लॉग सी ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समाकलन बोलो इसका, लॉग वाई सेक स्क्वायर एक्स, शाबाश। tan x का समाकलन log sec x और प्लस सी, या ऐसा करो माइनस log cos x। तो ये फॉर्मूले उल्टे सीधे मत लगाया ना, अगर सूत्र गलत लगा दिया तो पूरी मेहनत बेकार है, फिर 4 में से वो एक दे दे तो बहुत बड़ी बात, ठीक है। साइड से फॉर्मूले भी लिखना है, ऐसे 1 अपॉन x का समाकलन हमने लिखा है log x, और tan x का समाकलन लिखा है हमने माइनस log cos x प्लस c, ठीक है। अब c जगह, जैसे c दोनों में अलग अलग है, समाकलन करने का नियम है, c केवल एक ही जगह लिखा जाता है, c के साथ अगर 100 भी हो, 100 भी हो तो भी c लिखा जाएगा, 100 कर दिया जाएगा, 100 को नहीं लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू को सी में ही लिखा जाता है, ठीक है। चल, तो हाँ, अब इसमें क्या रख दो, x बराबर 0 y बराबर 1, तो ये रख दो इसमें log 1 माइनस log cos 0। log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है, कोई भी बेस हो, कोई भी आधार हो, ठीक है।
तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है ना। c का मान क्या आ गया 0। इस c का मान 0 हम समीकरण काय में रख देंगे 1 में, है ना। और अपना आंसर हो जाएगा, चलो यहां लिख देते हैं आंसर। हाँ, या एक लाइन और बढ़ा दो, c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो log y बराबर माइनस log cos x, है ना। c का मान क्या है 0, log y, इसको प्लस में log sec x ही लिख दो, log से log हटा दो, y बराबर sec x, ये इसका विशिष्ट हल है। आप लोग लिख दोगे देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन y इक्वल टू sec x, या दिस इज ए रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या लिख दोगे, दिया गया मतलब दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ये होगा, या इतना भी करें आप बॉक्स में, माइनस y dy dx पहले नेक्स्ट शांति पूर्वक सुन लो। समघाती का केवल एक ही सवाल करवा रहा हूं। अब सुन, तुम्हारे सामने ये सवाल आया, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होगा या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन लिखा होगा, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, इतना लिखा होगा। तो सुनो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण नहीं हो रहा, नहीं होगा किसी भी हालत में, नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो मैंने क्या बोला है, सबसे पहले dy dx अलग कर लो, ठीक है। और dy dx अलग करने के बाद ये तो पता चल ही रहा है कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स नहीं चल रहा ना। यहाँ की इसकी पावर कितनी है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ऊपर नीचे वेरिएबल्स की पावर अगर इक्वल है तो उसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, समघात समीकरण। समघात हिंदी ठीक है, समघात माने समान घात, है ना। अब सुनो, तुम्हें सवाल में जे देंगे नहीं, पर मान लो दे दिया कि सो दैट दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। क्या दे दिया, तो होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करने के लिए x की जगह लैम्डा x लिख दो और y की जगह कितना लिख दो, लैम्डा y। तो ये dy dx यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, और x की जगह लैम्डा x, y की जगह कितना लैम्डा। क्यों, लैम्डा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है। अगर ऊपर नीचे से लैम्डा कैंसिल हो जाए तो लिख दो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये प्रूव हो गया, इतना कर आना सभी से। अब इसके बाद अपन हल करेंगे इसको, जो उदाहरण का है किताब में देख लेना थोड़ा सा। हाँ, ए समघाती समीकरण हो तो हमेशा हर सवाल में बच्चे देख लेना कि dx अपॉन dy की फॉर्म का यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो आनी नहीं चाहिए, सिलेबस से हटा दी गई, सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों से। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर dx, ठीक है, तथा इसका अवकलन बोलो dy d गुणन नियम x dv बटे dx। अगर तुम्हारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इक्वल टू dx रखना है और dy dx की जगह इतना, ठीक है। तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये dy dx का मान रख दिया। x y की जगह क्या रखना है dx, है ना, ठीक है। d प्लस एक्स dv अपॉन dx, x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। इस वाले v को उधर पहुंचा दो, 1 प्लस 2v 1 माइनस v अपॉन 1, ठीक है। ऐसा करने से पता है क्या होता है, चरों का पृथक्करण हो जाता है।
ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो जाता है डी और एक्स में, ठीक है। हाँ, तो एक्स डीबी अपॉन डी एक्स एलसीएम लेके आ जाएगा कितना 1 प्लस 2b, ये b का इंटू कर दो b और प्लस का b स्क्वायर और 1 माइनस कितना बच गया b स्क्वायर प्लस b प्लस 1, है ना। सेपरेटिंग का वेरिएबल्स हो रहा है ना, यहां के सेपरेशन होगा ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, फिर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डीवी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसका समाकलन कैसे होगा, इसमें कंप्लीट स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी, टीवी मानना पड़ेगा तब समाकलन होगा। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी बताओ, पहले तो टी मानना पड़ेगा, फिर कंप्लीट स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो होमोजीनियस वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहचान तो जाओगे ना। होमोजीनियस वाला अगर मान लो भूले भटके आ जाए तो उसको सिलेक्ट किसी भी हालत में मत कर लेना करने के लिए। हाँ, ऊपर वाला या नीचे वाला होमोजीनियस से बच जाना, नहीं तो सुनो अब मैं तो कर दूं, इसी में करीबन 10 मिनट लग जाएंगे। हाँ नहीं, सवाल में लिख के देते तो बहुत बड़ी बात है, वैसे लिख के नहीं देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से नहीं होगा। चलो ऐसा करें, इसका समाकलन एक कर मैं मान लो आ गया तो चलो देखो क्या उदाहरण में देख लोगे, जल्दी बोलो करेंगे नहीं, जल्दी बोलो करवा दें। चलो आराम से एक ही चैप्टर में लगे। हाँ देखो उधर इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ रखना, यहाँ तो log x लिखना है, यहाँ तो प्लस c लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना हाँ इधर बात नहीं अपने पार्ट में देख लो, dt इक्वल टू 2v प्लस 1 dv। अब सुनो ध्यान से, 1 माइनस v को 2v प्लस 1 बनाना है, तो सबसे पहले क्या करो माइनस कॉमन कर लो, तो ये v और ये -1 हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, हमको 1 माइनस v को किस में कन्वर्ट करना है, 2v प्लस 1 में। 2v प्लस 1 कंपल्सरी बनाना है, तो अब क्या करें 2 का इंटू और बाहर 2 का डिवाइड, फिर उसके बाद क्या बनाना है 2v प्लस 1, तो 2v प्लस 1 और ये -1 -1/2 हाँ जी कितना आया -3, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। हाँ अब देखो सर, राइट हैंड साइड में उसको चलने देना, -1/2 2v प्लस 1 बात करी सी भारतीय में, ठीक है। 2v प्लस 1 dv को क्या dt, तो ये तो dt/t हो गया, तो यहां करना है इसकी कंप्लीट स्क्वायरिंग। अब कंप्लीट स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, v स्क्वायर की जगह क्या रखो v, यहाँ का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस log d प्लस 3/2 dv जो हो गया v और क्यों, ठीक है जे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
जो बच्चे हम नहीं लगा सकते क्या। हाँ 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 फॉर्मूला बोलो टी का मान रख दो जल्दी बोलो जल्दी। 1/8 tan इनवर्स ठीक है और इक्वल टू में जी चल रहा है log x प्लस सी। लास्ट में जो काट सको काट लेना ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा और b की जगह बाद में क्या रखना है तुम्हें। b क्या माना था तुमने y इक्वल टू bx माना था ना। b की जगह बाद में क्या रखना ना सबसे पहले लास्ट में y ठीक है। तो इसलिए मैं जो कहूँ मान लिया करो कि सवाल देख के परख लेता हूँ कि कौन सा सवाल 4 नंबर लायक है। यहाँ में अगर ये आ गया ए पहले सुन लो ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ। वहां लिख के नहीं आएगा कि ये लीनियर है रैखिक हिंदी में रैखिक। सबसे पहले तुम क्या सोचोगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स नहीं हो रहा। समघाती है पहचान कैसे करोगे तुम लोग अलग से रफ में कर लिया करो। जैसे dy dx सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना x² माइनस 2y अपॉन में x तो ये आ जाएगा। यहाँ से देख रहे हो कि ना तो ये चरों का पृथक्करण हो रहा और ना ही ये समघाती है तो अकल लगा लेना कि रैखिक तो नहीं है। रैखिक फिर लीनियर वाले पे हैं हाँ मतलब ये है कि जो वेरिएबल सेपरेटिंग नहीं हो रहा सेपरेशन वेरिएबल नहीं हो रहा होमोजीनियस नहीं है। तो जब ये दोनों जांच कर लो टेस्ट कर लो तो उसके बाद क्या पे आ जाओ लीनियर। लीनियर में dy dx के साथ जो भी वेरिएबल हो उसका डिवाइड लगाओ सबसे पहले। तो dy dx 2/xy और x गिर गया। फिर इसकी तुलना किससे कर देंगे कंपेयरिंग बाय dy dx py ये अच्छा ठीक है। हाँ तुलना किया तो जहां पर हमने पाया p कितना q कितना x ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं e की पावर p dx हिंदी में समाकलन गुणज ठीक है। e की पावर p 2/x dx तो 2 log x हो जाएगा। तो ये आ गया log x e की पावर log ये वाली वैल्यू पावर में चली जाएगी e और log काट दो तो if बचा कितना x ठीक है। if को ऐसे बॉर्डर में बंद कर दें। अब लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब दिए गए अवकल समीकरण का हल। क्या सूत्र लगता है बाई if q if प्लस सी। if कितना है x स्क्वायर q कितना है और if x स्क्वायर तो x स्क्वायर y इक्वल टू x की पावर 3 हो गया और x स्क्वायर y x की पावर 4/4 प्लस सी और लास्ट में x स्क्वायर का डिवाइड दे देना तो x स्क्वायर y 4 और c x की पावर -2 ये लास्ट आंसर है मतलब लास्ट स्टेप है सवाल ठीक है। तो ये रैखिक के लिए तो फॉर्मूले याद कर लेना e की पावर ax sin bx की फॉर्म बन जाए कभी या e की पावर ax cos यहाँ पे ये तो समाकलन बहुत सरल हो गया था तो ये फॉर्म बन जाएगा। इसके लिए तो फॉर्मूले याद कर लो e की पावर ax और a sin bx और माइनस b cos और ये आ जाए तो e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सूत्र लगाना है डायरेक्ट
अब जैसे मान लो ये सवाल आ गया e की पावर x और साइन 3x जे आ गया, या e की पावर 2x और साइन x आ गया। तो बताओ सूत्र कौन सा लगेगा इनमें से? तो इस सूत्र में a की जगह 2 रख देना और b की जगह क्या रख देना? 1। a की जगह कितना और b की जगह, और उत्तर लिखना। नहीं तो फिर उसमें फंस जाओगे समाकलन करने में, तो फिर वो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी बहुत, और वो भी उसमें आंसर सही नहीं निकलता। कभी ये रिपीटेड इंटीग्रल बनता है। रिपीटेड माने समाकलन का, खंड समाकलन का सूत्र 2 बार लगाओगे दोबारा तब वो आई बनता है। तो इसके सूत्र याद कर रख लोगे कल तक, कल तक तो रखी दो। चलो, उन्होंने दे दिया यदि a बराबर एक्स आई बाई जे एक्स आई 2j और जेड के, तथा b दे दिया 2i प्लस बाई जे और प्लस कितना k। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर ये इक्वल वेक्टर्स होंगे तो a बराबर क्या होगा? b होगा। a बराबर b होगा माने तुलना कर दो डायरेक्ट, a और b एक लाइन में हटा रहा हूं, मतलब तुम लोग लिख लेना परीक्षा। तो x बराबर कितना, y बराबर, z बराबर। तो बताओ ऐसे सवाल है। 2 नंबर में ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा तुम्हें, और फिर भी परेशान करने वाले क्वेश्चन मैं दे देता हूँ एक बार। इसमें 14 और 11 बता दो। हाँ जल्दी बता रहे। एग्जाम्पल 6। हाँ पहले जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आनी चाहिए पक्का, ठीक है। वेक्टर ए दिया है 2i 3j प्लस k, क्यों? इसका यूनिट वेक्टर बताओ। यूनिट वेक्टर माने एकांक सदिश, है ना। एक है ए बटे ए का परिमाण, है ना। तो ए लिख दो 2i प्लस 3j और नीचे अंडर रूट में 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 14, ठीक है। ठीक है, 8वां इसी के आधार पर करना है ना। 2 वेक्टर दिए उनका सम निकालना है, तो दोनों को जोड़ो, है ना। अब आ जाओ हाँ एग्जाम्पल 9। ये दिया है ए वेक्टर i प्लस j माइनस 2k, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्याएं बताइए, दिक् डायरेक्शन कोसाइंस। तो ऐसा करना, इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल देना और i j के जो गुणांक होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस। देखो तो इसका यूनिट वेक्टर बोलो क्या होगा? i प्लस j और ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 और 2 दूनी 4, तो 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 के, है ना। तब दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन, L बराबर 1 अपॉन रूट 6, L को कॉस एल्फा भी बोल सकते हैं, और
1/√6 cos बीटा और n माइनस 2/, कभी कोण पूछ रहे हैं तो cos को इधर ले आओ तो cos इनवर्स 1/√6 लिख दो। कभी एंगल्स पूछे तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा कितना आएगा बोलो, तो फाइंड द एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ लिए जाए तो अल्फा बीटा गामा और सेपरेट कर दो। केवल डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो बस आंसर में इनको लिख देना, ठीक है। शॉर्ट में लिख देना DCS ऐसे 1/√6 और माइनस 2 ऐसे। अगर दिक्कोजाएं लिखे पूछे तो इतना लिखे आना, कोण पूछे तो कोण भी निकाले आना, है ना, निकाले आओगे ना बस। हाँ देखो अब क्यों उदाहरण 10 कर सकते हो। देखो यदि P230 Q -1 -2 -4 find the vector joining the line from P to Q। माने P Q वेक्टर निकालना है तो इसको लिखेंगे OQ माइनस O। क्यों Q में से P घटाएंगे तो OQ को लिखेंगे कैसे, -I। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q, है ना। और ये 2I 3 0 -I में से -2I गया तो कितना बचेगा, -3I -2J -K 5J और -K 4। ओके, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड भी निकाले आओगे, इसका यूनिट वेक्टर पूछे तो यूनिट वेक्टर भी निकाल दोगे, माने इसका परिमाण पूछे तो परिमाण निकाल दोगे, इसका इकाई सदिश पूछे तो इकाई सदिश लेके आओगे, ठीक है। चलो हाँ, सवाल नंबर 10.2 बस हमने तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि इस टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज 10.2 देखो दर सवाल नंबर 4 नहीं आए तो बता देना कि भैया जी बता दो मेरे को, ठीक है। और फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है। केवल टोटल A + B + C, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहने का मतलब 10.2 में से एक सवाल आएगा 2 नंबर, ठीक है। और 9 और 11 पूरे कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना सिलेक्टेड है। क्यों 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव कर लेते हो ना, A = λ भी है। चलो ऐसा करते हैं 9 वाला करवा रहे हैं, बस उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। हाँ सर, क्यों करवाएं कि कर लोगे जल्दी बोलो। 14 वाला बता दो। 14 वाला
14 वाले सुनो, अब ध्यान से सुन लो। 14वें सवाल में क्या करना है, वैसे लगाया तो नहीं है लेकिन लगा दी। 14वें सवाल में सदिश का क्या बनाना है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो फिर अल्फा बीटा गामा अलग अलग कर लोगे इनवर्स की फॉर्म में। अल्फा बीटा गामा तीनों क्या आ जाएंगे, बराबर इक्वल आ जाएंगे। बस यही प्रूव करना कर लोगे। माने जो वेक्टर दिया है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है बस, और उसकी डायरेक्शन कोसाइन लिख हो जाए, कर नहीं अलग अलग कर लोगे ना। चल कौन सा एग्जाम्पल नंबर 7? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7 चलो बताते हैं, रिमाइंडर आइए। हाँ, वो दादा ने बात करी, कोई बात की है हैं? कल पेपर है और आज भी शांत नहीं बैठ सकती। फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। देखो यहाँ लिखेंगे फाइंड ए वेक्टर। जब भी कोई सदिश निकालना हो तो हम आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर का परिमाण जे होता है ना। तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा, यहाँ आर का परिमाण और आर कैप ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, परिमाण कितना दिया है, 7, वो यहाँ 7 लिख दो, है ना। किस दिशा में दे रहे हैं वेक्टर, ए अपॉन ए कैप, माने ए कैप निकालना है, आर माने इसकी दिशा में निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो 7। ए कितना दिया है, आई माइनस, और इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो गुणा कर दो 7i 7 दूनी 14 जे और अंडर रूट 5। ये आंसर है हमारा। ये जो वेक्टर पूछा है वो ये निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। चाहो तो अलग अलग लिख दो और बोलो। चलो आगे बढ़े। हाँ, 10.2 का जो वस्तुनिष्ठ दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही रहा है कल 18 और 10, 18 19, 18 19 चूज द करेक्ट आंसर। क्यों, ठीक है। इनके आंसर याद है, पहले वाले का सी और 19 वाले का हाँ। इसमें असत्य पूछा है ना, आंसर पहले पहले सुन लो। इस सवाल का आंसर उन्होंने किसी किताब में कुछ छपा है, किसी किताब में कुछ छपा है, तो समझ लो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से। इसमें A and B two collinear vector which of the following is incorrect, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। कोलिनियर माने समरेखीय, और वो भी क्या बताना है, इनकरेक्ट माने गलत वाली चीज छांटनी है। नंबर 1 पहला है b इक्वल टू लेमडा ए, तो ये तो कोलिनियर की कंडीशन होती है, सही है, तो सत्य है, ठीक है। नंबर 2 a इक्वल टू प्लस माइनस b, ये भी सही है, ठीक है। c तो मैं किसका आंसर दे रहा हूं, इनकरेक्ट छांट रहा हूं, गलत वाला। तो इसमें लिखा है a और b के कंपोनेंट्स माने आई जे के गुणांक, आई और जे के क्या नहीं होते, प्रोपोर्शनल नहीं होते, जी बोल रहा है। मतलब a1 अपॉन a2
V1 अपॉन V2, अगर J लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब J गलत लिखा है। तो समझ में आ गया सही कब होगा, सही जब होगा जब वो प्रोपोर्शनल बोल दें, आनुपातिक, मतलब दो सदिश समरेख होंगे अगर उनके गुणांक आईजे के गुणांक क्या हो, आनुपातिक। इंग्लिश में बोल दें इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन कोएफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो सी वाले गलत दिया है, बोथ द वेक्टर ए एंड बी ऑफ सेम द डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डी वाला भी करेक्ट है, तो केवल सी वाला गलत दिया है। सी में क्या कह दिया उन्होंने कि नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल होगा तो सही होगा, और नॉट प्रोपोर्शनल कह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना कैसे दिया है। हाँ, ये कोण वाले एंगल वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल 13, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 1, बी का मैग्नीट्यूड दिया है कितना 2, और ए डॉट बी कितना दिया है 1। ठीक है, जब भी कोण पूछें एंगल, एंगल इज लिख देना, एक द एंगल बिटवीन द ए एंड बी इज थीटा। अगर डायग्राम बनाया हो तो लैंग्वेज ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला जी लगाओगे cos थीटा इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और, तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कितना है 1, ए का मैग्नीट्यूड कितना, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, या थीटा π/3 भी लिख के आ सकते हैं रेडियन में। ठीक है, सिंपल है, एंगल वाला करके आ सकते हो। ठीक है, 14 वाला भी कर सकते हो, तो कौन वाले तो कर लोगे ना सॉल्व। हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन वाला। हाँ, एग्जाम्पल 16, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड ऑन बी, ए का बी पर प्रक्षेप। पहले ध्यान से सुन लो, किसका किस पर प्रक्षेप है, तो जिसका प्रक्षेप पूछा जाए उसको ऊपर लिखो, जिस पर प्रक्षेप पूछें उसको नीचे लिखो। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ए और बी के मान दिए जाएंगे, कर लोगे तो छोड़ा। हाँ सर, कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज में से अपने आप लगा लेना भैया सवाल है। हाँ, एक एग्जाम्पल 21, हाँ, a माइनस 2i या ऐसे लेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ए का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, है ना, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k OB I प्लस 2j प्लस 3k OC 7i माइनस k। ठीक है,
अगर इनको समरेख सिद्ध करना है, क्या बताना है तुम्हें? कोलिनियर। तो क्या करोगे? सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालोगे, बी में से ए माइनस करके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आई में से -2 आई गया तो 3i, 2j में से 3j गया तो माइनस का j, और 3k में से 5k गया तो माइनस का 2k। गलती मत करें आना किसी भी हालत में। BC, C में से B घटा दो। हाँ 7i, ये कितना बचा? 6i, और माइनस का 2j, क्योंकि j नहीं है इसमें, माइनस का 4k, और इसमें से कितना कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो, तो 3i माइनस j माइनस 2k, जी क्या बन गया? ये भी बन गया। अगर तुम्हें वेक्टर ऐसे निकल के आ जाए, BC इक्वल टू 2AB, कोलिनियर की जी कंडीशन होती है ना, वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा B, अगर जी कंडीशन निकल के आ जाए तो लिख आना दिए गए बिंदु समरेख है, मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। अब 30 डिग्री देखो क्या निकाल दोगे? डायरेक्शन कोसाइंस, L इक्वल टू कॉस एल्फा माने कॉस 90, कॉस 90 कितना? 0, कॉस बीटा कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस गामा कॉस 30 डिग्री √3/। बस लास्ट में आंसर जरूर क्लियर करके लिखे आना है, 0, 1/2 और √3। ठीक है। ऐसे क्यों? अगर दो बिंदु दिए हों, एग्जाम्पल 3, या 2 और 3 दोनों ही डायरेक्शन रेशियो 2-1, 8 दिक् अनुपात दिए हों तो दिक् को क्या निकाल लेते हो? माने जी A दिया है 2, B दिया है -1, C दिया है -2, तो इसके दिक् को क्या क्या हो जाएंगी? A/√A² + B² + C², सीधा सीधा 2 ऐसे 2 2 4 4 1 5 5, ये कितना आ जाएगा? 5 5 4 9 3 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में कर दिया, तुम लोग मान रखते कर लेना। M कितना आ जाएगा? N कितना आ जाएगा? ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे, देखो जाए। अच्छा क्यों? जी तो दिक् अनुपात दिए हो, और कभी कभी तो दो बिंदु दे देता हो, उदाहरण तीसरा है -2 4 -5, B 1 2 3, दिक् अनुपात बताओ इसके। x2 - x1 1 + 2 3 आ जाएगा। क्यों? B y2 - y1 2 - 2 कितना हो जाएगा? 4, 2 - 4 -2, ठीक है। और J कितना हो जाएगा? 3 - 5 8 हो जाएगा, -2। अब दिक् को चाहे तो निकाल लोगे, अब यार वाले सूत्र से। तो कल के पेपर को इंतजार कर रहे हो, और नहीं आया तो पढ़ ले, सवाल कर ले। मुझे सोच रहा हो OT मिलेंगी, पेपर मिलेगा, डायरेक्ट बिल में देखेंगे, मैं नहीं डाल रहा है 5 2, और वेक्टर किसके पैरेलल है? ये 3i -+2j। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, दिए गए बिंदु से होकर जाती हो
और एक दिए गए सदिश के क्या हो, समानांतर, पैरेलल। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलो। R इक्वल टू ए लैम्डा बी। R कुछ नहीं रखना, जैसा था जैसा रखना है, ए रख दो 5i 2j माइनस 4k, लैम्डा बी रखो 3i प्लस 2j माइनस, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म आ गया, सदिश रूप। अगर इसको कार्तीय रूप माने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 a y माइनस z माइनस, तो x माइनस 0.5 y माइनस 2 z प्लस 4 हो जाएगा, और दिक्कत 3 2 तो मैं तो स्टूडेंट है, ठीक है, -102 और 340, ठीक है। अब सुनो, क्यों दो बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में a1 लैम्डा a2 माइनस a1, ठीक है। और इसका कार्तीय फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म होती है ये y माइनस y1 और z माइनस z1, करे आओगे आराम से, चाहे वेक्टर फॉर्म पूछे चाहे इसकी कार्टेशियन फॉर्म पूछे, ले जाओगे। a1 माने जे वाला पॉइंट i j के लगा के लिखो, a2 माने इसमें i j के लगा के लिखो, और अगर कार्तीय रूप लिखना है तो कैसे लिखोगे, x प्लस 1 y माइनस 0 और z माइनस, और नीचे घटा घटा के लिख दो, 3 में से ऋण 1 गया तो कितना 4, 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एक उदाहरण 10, दो रेखाओं के बीच में कोण दी गई रेखाएं, ये क्यों एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा बराबर, ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, a1 और a2 स्क्वायर, बस तुम तो जी बता दो मेरे को, a1 b1 c1 क्या है, 3 5 4, a2 b2 c2 1 1 2 कर देना मान। अगर रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना आ जाएगा 0। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो लंबवत की शर्त क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और रेखाएं समानांतर है, पैरेलल है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 करे आओगे, एंगल्स भी निकाले आओगे, ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन तुम पे डिपेंड, केयरफुली करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब 1 मिनट और रुक जाओ, 12 का एक सवाल करवा लें जो आने की पॉसिबिलिटी है पूरी, ठीक है। हाँ 1 मिनट, चलो ऐसी नहीं बोलते हैं, देखना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन का कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, जी नहीं आएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बिल्कुल नहीं आएगा, वो नहीं आएगा।
वो बड़ा सॉल्यूशन होगा, 6 नंबर में आता था, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल 19, ठीक है। क्यों? प्लेन की इक्वेशन इधर देखो, ए को एक्स अक्ष का अंतःखंड, बी को वाई अक्ष का अंतःखंड, सी को जेड अक्ष का अंतःखंड, मतलब इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट ऑन जेड एक्सिस, एबीसी दिए दिए रख दोगे, एलसीएम लेके आंसर निकाल दो। कोई प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से सुनो, कोई समतल काय के समानांतर है एक्स अक्ष के, तो उसमें एक्स नहीं होगा। आगे समझ में, पहले फुल मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। वाई अक्ष के समानांतर है तो वाई नहीं होगा, वाई हटा देना, ठीक है। जेड अक्ष के समानांतर है तो जेड नहीं होगा, और जो मान दिए वो रख देना। और कोई समतल एक्स और वाई दोनों अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो केवल जेड बटे सी बराबर 1 बच जाए। एक सवाल भी है, वाई जेड के वो एक्स जेड के पैरेलल दिया है, तो क्या बचेगा? केवल वाई बटे बी बराबर 1, वाई बराबर बी, और फिर बी का मान वो कुछ दे देंगे, 3 4 5 जो भी है रख देना, ठीक है। अब आ जाओ, तुम तो इसके एग्जांपल्स भी लगा लोगे तो अभी भीड़ा पा रहा है, इसमें से सवाल आ जाएगा। क्यों? एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, दो समतलों के बीच का कोण, वही जो यार फॉर्मूला लगाया तो वही लगेगा। सवाल नंबर उदाहरण 22, फाइंड द एंगल प्लेन्स, समतल 2x प्लस वाई थ्री एक्स हाँ देखो, मैं यहाँ 3 चीजें सिखा रहा हूँ, तीनों में से एक तो 100% आ जाएगी। देखो इनके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला तो वही लगा देना, √a1² b1² और ठीक है। अब सुनो, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल 2 1 -2, मतलब a1 कितना है 2, b1 कितना है 1, जी काय के डायरेक्शन रेशियो होते हैं नॉर्मल, समतल के अविलंब के दिक्कत, ठीक है। और a2 b2 c2 3 -6 -2 रख दोगे, कौन निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर मान लो दोनों समतल समानांतर हैं, मान लो ऐसा समतल है, यहाँ 2 का गुणा करके दे दिया 2, तो ऊपर वाले में प्लस के 2y और माइनस के 4z जी। तो सबसे पहले इनमें समानांतर माने पैरेलल प्लेन्स होंगे, तो एक्स वाई जेड के गुणांक क्या होंगे बराबर, भाई 2 समतल समानांतर है तो उनका अविलंब क्या होगा समान, नॉर्मल सेम होगा ना। तो यहाँ पर इसमें 2 का डिवाइड दे देना, 2x प्लस वाई माइनस 2z और माइनस 7/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन d2 माइनस d1 √a² प्लस b² प्लस d1 क्या रखोगे -7, d2 क्या रखोगे और a कितना रखोगे 2, b1 और c कितना माइनस कर दोगे जी मान।
हल कर लोगे, दो समानांतर समतलों के बीच की दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। एक कंसेप्ट और है प्लेन का, ये ध्यान रखना है कौन सा सवाल कैसे करना है। मान लो कोई पॉइंट दिया है 2, 1, 4, किसी बिंदु से समतल की दूरी निकाली, तो क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन ए एक्स, चलो ए x1 b y1 c z1 प्लस डी, अंडर रूट में कितना ए स्क्वायर। बस तुम मुझे बता दो x1 y1 z1 क्या रखोगे 2, 1, 4, और ए बी सी क्या रखोगे 2, 1, -2, d1 का मान, तो ये आ जाएगी तुम्हारी किसी बिंदु से समतल की दूरी। ठीक है, बाकी के मैंने टिक लगवाए वो करना ही है। अब आ जाए यूनिट 12। नहीं, एक कंसेप्ट हो, हाँ, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एक्स, एक रेखा और एक समतल के बीच में जब भी कोण निकलेगा तो ये साइन थीटा वाला सूत्र लगाएंगे, a1 a2 b1 c1 ये। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, दो रेखाएं थी तो कॉस चला, दो प्लेन थे तो भी कॉस चला, लेकिन एक लाइन और एक रेखा आ जाएगी तो क्या चलेगा साइन। ठीक है, तो मान रख दोगे a1 b1 c1, और ये a2 कितना 1, b2 कितना -1, c2 कितना। तो एक बार फिर सीख लो, x y z के गुणांक क्या होते हैं, समतल के अविलंब के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात दिए हो तो दिक्भुजाएं भी निकाल सकते हो, वो अंडर रूट में उनकी संख्याओं का वर्ग करके भाग देंगे, है ना। तो एक बार इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, प्लेन में x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं 1, -1, 1, वो क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं ये कहूं कि डायरेक्शन रेशियो दे दिए 1, -1 और 1, तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, पूछ ले, मान लो डायरेक्शन कोसाइन। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछियो तो वो अवयव वाले कंसेप्ट में पॉइंट की जगह क्या ले लेना, ऊपर वाले पॉइंट की जगह 0, 0, 0 ले लेना। ओके, तो कहने का मतलब किसी समतल की अविलंब की दिक्भुजाएं पूछियो, समतल की मूल बिंदु से लंब दूरी पूछियो, तो निकाल सकते हो ना दोनों चीजें। बस इसी के लिए तुम्हें देखना है मेरा टेस्ट पेपर, ठीक है, उसमें से आ जाएगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन, क्यों पहला वाला क्वेश्चन बोलना क्या है, एक्सरसाइज 12.1, बस ये करनी है, या केवल उदाहरण भी करो तो सुनो पहले ध्यान से, केवल एक इक्वेशन दिए वही करना है, या 2, 3 वाला भूल के मत करना, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत कर लेना। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलो क्या लिखा, हाँ मैक्सिमाइज जेड, हाँ बोलो 2x प्लस 3x है, चलो और बोलो, हाँ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या दिया है, x प्लस ये, और संग में ये लिखा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू जी, y इज ग्रेटर जे। अब सुनो पहले, हिंदी में दी गई असमता ये लिख दोगे, इसको क्या लिखोगे, व्यवरोध, है ना, व्यवरोध। ओके, अब सुनो, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, बस ग्राफ के लिए एक टेबल बना लेना,
एक्स वाई 0 0। ग्राफ पेपर मांगोगे तो मिल जाएगा। और प्लेन पेज पे बनाना चाहो तो प्लेन पेज पे ही बना के आ सकते हो। ग्राफ पेपर चाहो तो ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चल हाँ, तो 0 0 रखेंगे तो 4 4 आ जाएगा, हैं? आ जाएगा। और इसमें ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन, तो ये सत्य है ना। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो 4, 0 और 0 4 इनको ज्वाइन कर देना, ठीक है। और ये सत्य है तो इसकी दिशा किधर कर देना, मूल बिंदु की तरफ। लेकिन एक काम और करना है, अभी इतना ये सफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखना। इनका मतलब ये है कि x और y दोनों पॉजिटिव माने नॉन नेगेटिव कहां पर होंगे, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तुम्हें केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ज्यादा डार्क करना है, गाढ़ो कर आना, ठीक है। और इतना लेके आना तो और भी ठीक है, विजिबल सुसंगत क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद इसके कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, ये काम हो रहेगा। ये आ सकता है सत्य असत्य में हमेशा फलन का निम्नलिखित मान या उच्चिष्ट मान कहां पे मिलता है, कोणीय बिंदुओं पर, कॉर्नर पॉइंट्स पर। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके, एक तो 4 0 0 4 और 0 0। इनको काय में रखेंगे अपन, उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उद्देश्य फलन के द्वारा ही हम फलन का आसम का या उद्देश्य मतलब इस उद्देश्य फलन के द्वारा ही हम दिए गए क्या बोलेंगे, रैखिक असमताओं के सुसंगत हल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कितना आ जाएगा इसमें, रहो 12 और जेड भी कितना, x की जगह 0 y की जगह 4 16 और जेड सी या जेड हो। तो इसमें क्या लिखना है तुम्हें, अधिकतम मान। अधिकतम मान कितना है, कितने वाले बिंदु पर, तो इसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन माने इसका सुसंगत हल, या हिंदी में इष्टतम हल। इष्टतम हल, सुसंगत हल कितना निकला, 16। ऑप्टिमल सॉल्यूशन 16, ठीक है। ऑप्टिमल पॉइंट क्या है, 0 4। और एक चीज और, ये किस लाइन पर मौजूद है, इक्वेशन 1 पर। इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को बोलेंगे आइसोप्रोफिट लाइन। क्या बोलेंगे, मान लो पूछ ले वो ट्रू फॉल्स। आइसोप्रोफिट लाइन की हिंदी है समलाभीय रेखा, समलाभीय रेखा, ठीक है। एक सवाल और करवाना है, 2 लाइन वाला, दो ए रवि, तू तो ये मान लेंगे पेपर आउट हो गया ये सवाल, ठीक है। क्या ठीक है, हाँ देखो
अब नेक्स्ट सम देखो, हिंदी में दी गई आशंकाएं, इसको लिखेंगे उद्देश्य फलक, इनको लिखेंगे दिए गए व्यवरोध, ठीक है। अब रोध भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे स्टेप 1 में सॉल्यूशन ऐसे करना है, 4 नंबर में 3 नंबर में आ जाए ना स्टेप 1। हाँ जी बताइए, जहाँ 2 ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक, 5 नंबर का ऐसे आनी है मार्किंग, है ना। स्टेप 1 में सबसे पहले लिखेंगे समीकरण, या ऐसा लिखो फ्रॉम, शॉर्ट में लिखो 1 and 2, ठीक है। इन दोनों के टेबल बनाओ, और तुम लोगों को जी मैंने बता ही दिया है कि x और y के अलावा डायरेक्ट अगर 0 दिया है तो वो रेखा कहां से जाती है, मूल बिंदु से। कहां से जाती है ना। जैसे मान लो x + y <= 0 दे दिया, तो ये वाली जो लाइन है वो ओरिजिन से जाएगी, लेकिन तुम लोग सॉल्व करोगे तो y ये पोजीशन हो जाएगी ना, x माइनस का आ जाएगा। x अगर माइनस का आया तो ऐसे निकाल देना लाइन, और अगर x पॉजिटिव हो, मान लो x पॉजिटिव हो तो लाइन को ऐसे निकाल देना, ठीक है। इसके लिए टेबल मत बनाना जब यहाँ 0 दिया हो x और y के अलावा, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, सीधा सीधा वैल्यू देने वाला आएगा। तो यहाँ पर x और y ये 0, x की जगह 0 रखो तो y कितना मिलेगा, 50, ये भी 50। इसमें रखो x की जगह 0 तो y कितना है, हाँ x की जगह 0 तो y कितना, y के सामने रखना। और अगर y को 0 कर दे तो 30, ठीक है। ये ध्यान रखना, देखो जैसे तुमने y को 0 किया तो x का मान निकला 30, तो x के सामने ही रखना है ना। अब इसके बाद अब x बराबर 0, y बराबर 0, दोनों आशंकाओं में रख दो, 1 तथा 2 में रखो, दोनों में 0 <= 15, 0 दोनों सस्ते हैं, अंग्रेजी में दोनों को ट्रू लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद बनाएंगे इसका ग्राफ, आलेख। हाँ देखो यहाँ देख लिया करो, अधिकतम मान कितना जा रहा है, 90 जा रहा है ना। 90 का जा रहा है भाई का, और x का कितना जा रहा है, 50। तो पहले x का मान बनाया अपने 50, 0, और जो 0, 50 का इधर आया, और इनको स्केल से मिला देना, और ऊपर नंबरिंग भी कर देना कि ये हमारा इन इक्वेशन बने, आसम का बने, ठीक है। समीकरण लिख दो तो भी ठीक है, x + y ऐसे लिख दो, ठीक है। अब सुनो, इनको इन इक्वेशन बोलते हैं, इन इक्वेशन हिंदी में असमता, ठीक है। हाँ जी बोलो, 30,0 इधर आ जाएगा, ये ध्यान देना 50 से पहले 30 आएगा ना, उधर मत बनाया ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये 0, 90 इसके ऊपर आएगा, ठीक है। दोनों की सत्ता आ रही है, ट्रू आ रही है, दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ हो जाएगी, इक्वेशन 1 की डायरेक्शन ओरिजिन, इसकी भी ओरिजिन की तरफ, दोनों की भीड़ कहां जमा हो जाएगी, यहां पर। इसको सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र, फिजिकल रीजन। और इसको भाई इतना इंडिकेट करके आना है कि क्लियर दिखाई दे, हाँ ज्यादा जल्दी मत कर आना, बिल्कुल जैसे मेरे ग्राफ में दिख रहा है वैसे ही तुम्हें क्लियर है ना। इसके बाद अपन लेंगे कोणीय बिंदु, हाँ
कॉर्नर पॉइंट्स, स्टेप 3 है। स्टेप 1 पहले लिखा था, स्टेप 2 में क्या आ गया, ग्राफ आ गया लिखना। अब स्टेप 3 में क्या लिखोगे, कॉर्नर पॉइंट्स, माने कोने वाले बिंदु, कोणीय, हाँ कौन कौन से हैं सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, एक तो 0 0, दूसरा 30,0, 50,0 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरा ये वाला बिंदु बोलो, और ये सी, जल्दी निकालो कितना आ रहा है, 20,30 और सी 0 50, 20,30 चेक कर लो, 20 30 50 और 20 की 60 60 और 30 90, सही है। विलोपन विधि से हल कर लोगे ना, कर लोगे। इनको हम काय में रखेंगे, उद्देश्य फलन। हाँ उद्देश्य फलन किधर है, 4,0 + 0 = 0, 4,30 प्लस इसमें रख रहे हैं उद्देश्य फलन में, पाई कितना 0, 120 है ना, और 4 गुणा कितना, x की जगह 20 और y की जगह कितना 30, 80 और 30 कितने हुए, 110 है, तो ठीक है। ZC 4 गुणा 0 और 50, तो इसमें अधिकतम मान कितना है, 120 किस बिंदु पर है, 30,0 पर। आखिरी में जो लिखे आना, क्या लिखोगे आखिरी में, अतः दी गई आशंकाओं का अधिकतम मान कितना है, 120 किस बिंदु पर, 30,0 पर। इसी को ऑप्टिमल पॉइंट और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब अपना इष्टतम बिंदु और इष्टतम हल यही होगा, ठीक है। और कल आ जाना।